नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोहित एकेडमी में। आज एक महत्वपूर्ण क्लास है जो सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछा जाता है। आज की क्लास संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपबंध से होगी, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपबंध। अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में क्या है मित्रों, देखते हैं। अनुच्छेद 343, संघ की राजभाषा हिंदी और लीप देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी, लीप देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी और लीप जो होगी वो देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों के रूप में अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। संघ की राजभाषा जो है दोस्तों हिंदी होगी और लीप जो है वो देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का रूप अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। किंतु संविधान में अनुमति प्रदान की गई है कि 15 वर्ष की अवधि के अर्थात 1965 ईस्वी तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। मतलब 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग संविधान के अनुसार प्रयोग होता रहेगा, या 1965 तक अंग्रेजी के प्रयोग की बात की गई है संविधान में। संसद भी द्वारा अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयोग कर सकेगी जो विधि में विनिर्दिष्ट किया जाए। मतलब संसद अगर चाहे तो इसको आगे बढ़ा भी सकती है 15 साल के बाद में। मतलब 1965 के बाद भी उसको आगे तक ले जा सकती है। अनुच्छेद 343 में कहा गया है, जो पहला है, संघ की राजभाषा वो हिंदी होगी, लीप देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। किंतु संविधान की अनुमति प्रदान की गई 15 वर्षों की अवधि अर्थात 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। ये 365 की बात है। 343 मतलब अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 तो देखते हैं दोस्तों, इसमें अनुच्छेद 344 में क्या है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके हर 10 वर्ष के बाद की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। मतलब 5 वर्ष और उसके 10 वर्ष की समाप्ति के बाद, 5 वर्ष के बाद और उसके 10 वर्ष समाप्ति के बाद राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करेगा। आयोग का कर्तव्य होगा वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करें। जो आयोग होगा राष्ट्रपति को निम्न सिफारिश के बारे में जानकारी देगा। नंबर 1, शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का आधिकारिक प्रयोग। जो शासन के प्रयोग में हिंदी लिया जाता है, इसके अधिकाधिक प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को निर्देश मतलब कि सिफारिश राष्ट्रपति को जानकारी देगा। दूसरा, शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर निर्बंधन, या शासकीय प्रयोग के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर निर्बंधन हो सकता है। तीसरा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में और संघ की और राज्य की अधिनियमितियों के उनके अधीन बनाए गए अधीनस्थ विधानों के पाठों के प्रयोग में की जाने वाली भाषा। ये तीसरा है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय तथा राज्य के कार्य में बनाए गए पाठों के प्रयोग में की जाने वाली प्रयोग भाषा। अगला नंबर,
संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप में। संघ के किसी एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप में। ये चौथा हो गया। अगला नंबर, संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा। ये दोस्तों है संघ की राजभाषा तथा संघ के किसी राज्य के बीच या एक राज्य या दूसरे राज्य के बीच पत्र आदि की भाषा। संघ की एक राजभाषा तथा संघ के किसी एक राज्य के बीच राज्य और एक दूसरे राज्य के बीच पत्र आदि की राजभाषा की पर बात की जाएगी। आयोग से यह अपेक्षा की गई कि वह भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेंगे। आयोग से यह भी बात की गई है दोस्तों कि वह भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों, व्यक्तियों, न्यायसंगत दावों के हितों को सम्यक ध्यान रखेगा। इम्पॉर्टेंट है। आयोग से अपेक्षा की गई कि वह भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों और न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 345 दोस्तों, अनुच्छेद 345 किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या एक से अधिक भाषाओं या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या एक से अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार उससे ठीक पहले किया जा रहा था। इससे दोस्तों यह है कि राज्य चाहे वो अपने भाषा अपने राज्य के अनुरूप प्रयोग में ला सकता है, लेकिन अगर वो प्रयोग में नहीं लाया है अभी शासकीय प्रयोजनों के रूप में अपनी भाषा, तो तब तक उसी प्रकार प्रयोग में रहेगा जिस प्रकार ठीक पहले किया जा रहा है। मतलब अंग्रेजी का प्रयोग उसी तरह चलता रहेगा जब तक वह अपने राज्य के लिए एक भाषा को अंगीकार नहीं कर लेता है। इसमें देखिए लिखा है, किसी राज्य के विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या एक से अधिक भाषाओं को हिंदी को उस राज्य के सभी किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक वह अंग्रेजी का प्रयोग करता रहेगा। अंग्रेजी का प्रयोग करता रहेगा। अगला नंबर दोस्तों, अनुच्छेद 346 संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए शासमय प्राधिकृत भाषा अर्थात अंग्रेजी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा होगी। यदि दो या दो से अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की भाषा हिंदी होगी, तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।
अनुच्छेद 346 में दोस्तों यह कहा गया है, संघ या राज्य को अगर राज्य यह बताता है कि एक या एक से अधिक राज्य पत्र आदि की भाषा को अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं तो ठीक है। अगर वो अपनी भाषा में एक दो राज्य प्रयोग करते हैं तो उनकी भाषा में प्रयोग की जाएगी, नहीं तो उनकी पत्र आदि की भाषा अंग्रेजी ही होगी। अनुच्छेद 346 में यही कहा गया है। संघ और राज्य के प्रयोजनों के लिए प्रयोग की शर्तें अर्थात अंग्रेजी एक राज्य के बीच किसी अन्य राज्य के लिए या दो से अधिक राज्यों करार करते हैं तो उन राज्यों की पत्रादि की भाषा हिंदी होगी। तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। अगला नंबर दोस्तों अनुच्छेद 347। अनुच्छेद 347, यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग। अनुच्छेद 347 में क्या है दोस्तों, देखिए, यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह मांग करें कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए। यदि किसी राज्य की जनसंख्या पर्याप्त भाग या मांग करे कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए तो राष्ट्रपति उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में शासकीय प्रयोजन के लिए उस भाषा का मान्यता प्रदान करने को बंद कर सकता है। तो अनुच्छेद 347 में दोस्तों यह कहा गया है, अगर किसी राज्य में उसकी जनसंख्या एक बहुमत यह कहे कि उस राज्य की भाषा के रूप में मान्यता दी जाए है, राष्ट्रपति उस राज्य सर्वत्र या किसी अनुच्छेद 347 में यह कहा गया दोस्तों कि अगर वहाँ की जनसंख्या एक बहुमत से अधिक यह कहे कि हमें अपनी दूसरी भाषा के रूप में यहाँ बोली जाने वाली भाषा का प्रयोग करना है तो वहाँ राष्ट्रपति उसको मान्यता दे सकता है। मतलब राष्ट्रपति इसको लागू कर सकते हैं कि वहाँ जो शासकीय प्रयोजनों के लिए भाषा होगी वहाँ बोली जाने वाली भाषा हो। तो अनुच्छेद 347 में यही है। अगला अनुच्छेद 348 दोस्तों, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 347 में क्या है दोस्तों, जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों में सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होगी। दोस्तों, जब तक संसद विधि के द्वारा उपबंध न करें तब तक उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी। तब तक मतलब कि सभी कार्रवाई जो हैं वो अंग्रेजी भाषा में ही होंगी। इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तरों पर सभी विधायकों, संशोधनों, अधिनियमों, अध्यादेशों, नियमों, विनियमों तथा उपनियमों को प्राधिकृत पाठ भी अंग्रेजी में होंगे। मतलब 348 में कहा गया है दोस्तों, जब तक संघ कोई संसद विधि द्वारा उपबंध न करे, जब तक कोई भाषा लागू नहीं करती तब तक सभी कार्रवाई अंग्रेजी की, सभी संशोधन, अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम सभी अंग्रेजी में ही होंगे। लेकिन किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्रवाइयाँ हिंदी भाषा के प्रयोग को या उस राज्य के शासकीय प्रयोजन में प्रयुक्त किसी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेगा। मतलब किसी राज्य का राज्यपाल अगर चाहे तो वह अपने राज्य में राष्ट्रपति के अनुमोदन से, राष्ट्रपति की सहमति से वह उच्च न्यायालय की कार्रवाई हिंदी भाषा में या अन्य वहाँ की बोली जाने वाली भाषा में के प्रयोग में ला सकता है। लेकिन अनिवार्य है कि निर्णय, डिक्रियाँ तथा आदेश अंग्रेजी में ही दिए जाते रहेंगे। वो प्रयोग लेकिन जो निर्णय होगा वो अंग्रेजी में ही प्रयोग किए जाएंगे, लिखित होंगे। बाकी वो अपने राज्य के प्रयोग की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ये राज्यपाल है जो राष्ट्रपति की सहमति से होगा, राज्यपाल। अगला दोस्तों अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 349,
अनुच्छेद 349 संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, जो कि वह राजभाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा, के बाद संसद की प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 349 में जो है संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, जो कि वह राजभाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा, ये राष्ट्रपति के प्रयोग से ही होगा, के बाद संसद प्रस्तुत कर दिया जाएगा। मतलब संविधान के 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के उपबंध वाला कोई विधेयक अगर राष्ट्रपति की अनुमति, जो कि राजभाषा आयोग से भाषा समिति के प्रतिवेदन के विचार करके देगा, वह संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला नंबर दोस्तों अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 में पहला जो है प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। 350 में जो कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत दूर करने के लिए संघ या राज्य किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ या राज्य के प्रयोग होने वाली किसी भाषा में देने, मतलब कि वो कोई अगर शिकायत करना चाहता है तो वह संघ और राज्य के प्रयोग होने वाली भाषा दोनों में से कोई भी किसी भी भाषा में वो लिखकर अपना नोटिस दे सकता है, अभ्यावेदन देने का हकदार है। मतलब संघ और राज्य में जो प्रयोग हो रही भाषा में वो दे सकता है। दूसरा, किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा। किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा। मतलब जिस राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक अधिक हैं, इनके वर्गों के बच्चों की मातृभाषा जो है उसी में शिक्षा दी जाएगी, वह अन्य भाषा में शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनकी मातृभाषा ही उनकी पहचान है। अगला नंबर, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा। यह अधिकारी उस वर्ग के भाषाई हितों की रक्षोपायों से संबंधित राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा तथा राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। मतलब कहा गया अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं उनको इनके हितों के लिए राष्ट्रपति एक अधिकारी नियुक्त करेगा और उस वर्ग भाषाई हितों की रक्षा से संबंधित राष्ट्रपति के प्रतिवेदन देगा तथा राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाएगा तथा इससे संबंधित सरकारों को भिजवाएगा। मतलब कि वहाँ के अल्पसंख्यकों के हित के बारे में ध्यान रखने के लिए अनुच्छेद 350 में कहा गया है, जो राष्ट्रपति स्वयं देखेंगे उनके हितों के, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को ध्यान में रखने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, ताकि उनकी भाषाई हितों को ध्यान में रखकर उनका विकास किया जा सके। अनुच्छेद 351 दोस्तों, अनुच्छेद 351 देखते हैं अनुच्छेद 351 में क्या है। संघ की यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे। मतलब संघ की जो कर्तव्य है, यह कर्तव्य होगा कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की मिली जुली संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे तथा वह भारत की मिली जुली संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।
संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की मिलीजुली संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में विनिष्ट भारत की अन्य भाषाओं को प्रयुक्त रूप, शैली और पदों के आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडारों के लिए मुख्यतः संस्कृत और गौड़तया अन्य भाषाओं शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। तो दोस्तों 251 में यह कहा गया है कि संघ कर्तव्य हिंदी भाषा का प्रचार करें ताकि वहाँ भारत की मिलीजुली संस्कृति सभी तत्वों का अभिव्यक्ति के माध्यम बन सके। उसकी संस्कृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप में शैली की पदों आसान मतलब भारत के 8वीं अनुसूची में जो है जो भाषा है उसके पदों में आत्मसात करते हुए वहाँ आवश्यक और वांछनीय हो तथा उसके शब्द भंडारों के लिए मुख्यतः संस्कृत और गौड़तया अन्य भाषाओं शब्द ग्रहण करते उसकी समृद्धि सुनिश्चित हो। मतलब कि अन्य भाषाओं को भी लेकर साथ चले और हिंदी के संघ का यह कर्तव्य है वह हिंदी का प्रचार एवं प्रसार करें। अगला नंबर दोस्तों अनुच्छेद 351 में यही कहा गया है। अगला नंबर विधानमंडलों की भाषा, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। विधानमंडलों की भाषा, विधानमंडलों की भाषा संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 120, संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का उपबंध है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का उपबंध है। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का उपबंध है। उसमें कहा गया है कि संसद कार्य हिंदी तथा अंग्रेजी में किया जाएगा। संसद के कार्य हिंदी तथा अंग्रेजी में किए जाएंगे, लेकिन यथास्थिति सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता। तो दोस्तों संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 120 में संसद भाषा का उपबंध है। उसमें कहा गया है संसद की जो कार्रवाइयाँ होगी वह हिंदी और अंग्रेजी में होगी, लेकिन सदन के पीठासीन अधिकारी की अनुमति से कोई भी सदस्य अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित कर सकता है या संबोधित कर सकता है। यह तभी संभव है जब सदन के पीठासीन अधिकारी उनको अनुमति देंगे अपनी मातृभाषा में बोलने के लिए। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। संविधान के भाग अनुच्छेद 120 संसद की भाषा में बंद है कि उसने संसद के कार्य हिंदी और अंग्रेजी में किए जाएंगे, लेकिन यथास्थिति सदन पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसके मातृभाषा में संबोधन करने की छूट दे सकता है अगर वह मातृभाषा में संबोधन दे सकता है अगर वह पीठासीन अधिकारी से अनुमति लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जो है दोस्तों, अगला जैसा इम्पोर्टेंट है। संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडल की भाषा का उपबंध है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है। संविधान भाग 6 अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडल के भाषा का उपबंध है। भाग 6 अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडलों की भाषा का उपबंध है। राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या हिंदी अंग्रेजी में किया जाएगा। किसी सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। तो दोस्तों संविधान के भाग 6 210 अनुच्छेद 210 में संविधान राज्य विधानमंडलों की राजभाषा का उपबंध है। राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा।
मतलब वहाँ के राज्य की जो राजभाषा है उसमें किया जाएगा या हिंदी या अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा। तथा वही बात है जो पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को मातृभाषा में सदन को संबोधित करने का अनुमति दे सकता है अगर वो पीठासीन अधिकारी से अपनी मातृभाषा में संबोधित करने की परमिशन मतलब आज्ञा मांगता है। अगला नंबर जो है सन 1950 के बाद हिंदी की प्रगति। सन 1950 के बाद हिंदी की प्रगति, ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। सन 1950 के बाद हिंदी की प्रगति। सन 1950 के बाद हिंदी की प्रगति। सन 1950 के बाद हिंदी की प्रगति। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 में बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग में 21 सदस्य थे। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 में बाल गंगाधर खेर BG खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग में 21 सदस्य थे। 1955 में BG खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन। इस आयोग में जो गठन था, इस आयोग में 21 सदस्य थे और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी 1955 ईस्वी में इसकी गठन करने का आदेश दिया था। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1956 दिया जो संसद के समक्ष 1957 में रखा गया। दोस्तों 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग का गठन हुआ। 1956 ईस्वी में प्रतिवेदन दिया जो संसद के समक्ष 1957 ईस्वी में रखा गया। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग का गठन, BG खेर की अध्यक्षता में 21 सदस्य थे और अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को 1955 में दिया जो संसद के समक्ष 1957 में रखा गया। एक बार फिर से एक दृष्टि से 1955 ईस्वी राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्षता में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1950 बाल गंगाधर तिलक की अध्यक्षता में BG खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन हुआ। इसमें 21 सदस्य थे। 1956 ईस्वी में राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन दिया राजभाषा आयोग ने तथा 1957 ईस्वी में संसद के समक्ष रखा गया। राजभाषा आयोग की सिफारिश की समीक्षा करने के लिए सन 1957 ईस्वी में गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति की गठन की गई। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा के लिए 1957 ईस्वी में गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। इस जो राजभाषा आयोग सिफारिश थी समीक्षा करने के लिए 1957 ईस्वी में गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। संयुक्त संसदीय समिति में 30 सदस्य थे जिनमें लोकसभा के 20, राज्यसभा के 10। इसने अपना प्रतिवेदन 1959 ईस्वी में दिया। जो राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। इन्होंने अपना इस समिति में 30 सदस्य थे। इस समिति में 30 सदस्य थे जिनमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। इसने अपना प्रतिवेदन 1959 ईस्वी में सौंपा। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। संयुक्त संसदीय 30 सदस्य थे जिनमें लोकसभा के 30 सदस्य थे, लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य। प्रतिवेदन 1959 ईस्वी में सौंपा। अगला दोस्तों जो है
संयुक्त संसदीय समिति के सुझावों पर ध्यान देते हुए राष्ट्रपति ने 2 अस्थायी आयोगों की स्थापना की। संयुक्त संसदीय समिति के सुझावों पर ध्यान देते हुए राष्ट्रपति ने 2 अस्थायी आयोगों की स्थापना की। जो दोस्तों संयुक्त संसदीय समिति सुझाव थे उसको ध्यान रखते हुए राष्ट्रपति जी ने 2 अस्थायी आयोगों की स्थापना की, जो निम्न है। राजभाषा आयोग, जो संयुक्त संसदीय समिति सुझाव का ध्यान रखते हुए राष्ट्रपति जी ने 2 आयोगों की स्थापना की, 2 अस्थायी आयोगों की स्थापना की। जो पहला था राजभाषा आयोग, दोस्तों 1961 ईस्वी में विधि मंत्रालय द्वारा। जो राजभाषा आयोग थी दोस्तों वो 1961 ईस्वी में स्थापना की गई। अब विधि मंत्रालय वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, ये विधि मंत्रालय द्वारा की गई। राजभाषा आयोग की स्थापना विधि मंत्रालय के द्वारा। और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग थी दोस्तों, ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। जो अस्थायी 2 अस्थायी आयोगों की स्थापना की गई। राजभाषा विधायी आयोग 1961 ईस्वी में विधि मंत्रालय द्वारा। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग जो थी 1961 में इसकी स्थापना हुई थी राजभाषा आयोग की। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग जो था 1961 ईस्वी में किया गया शिक्षा मंत्रालय द्वारा। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग 1961 ईस्वी में शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापना किया गया। सन 1976 में राजभाषा विधायी आयोग को समाप्त कर दिया गया। राजभाषा विधायी आयोग की समाप्ति कब की गई? सन 1976 ईस्वी में राजभाषा आयोग को समाप्त कर दिया गया। 1976 को राजभाषा आयोग को समाप्त कर दिया गया। राजभाषा अधिनियम, जो राजभाषा अधिनियम था दोस्तों 1967 ईस्वी में संशोधित किया गया। राजभाषा अधिनियम दोस्तों 1963 में स्थापना हुई, 1967 ईस्वी में संशोधित किया गया। राजभाषा संकल्प जो दोस्तों 1968 ईस्वी में राजभाषा संकल्प की स्थापना जो थी दोस्तों, राजभाषा संकल्प की स्थापना जो थी दोस्तों 1968 ईस्वी में। दोस्तों राजभाषा संकल्प की जो स्थापना थी 1968 ईस्वी में हुई। और प्राधिकृत पाठ केंद्रीय विधि अधिनियम, प्राधिकृत पाठ केंद्रीय विधि अधिनियम जो थी दोस्तों वो 1973 ईस्वी में स्थापना की गई। प्राधिकृत पाठ केंद्रीय विधि अधिनियम 1973 ईस्वी में स्थापना की गई। जो राजभाषा नियम है दोस्तों, जो राजभाषा नियम है 1976 ईस्वी में स्थापना हुई। राजभाषा नियम 1976 ईस्वी में स्थापना हुई। राजभाषा नियम 1976 ईस्वी में स्थापना हुई। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल 9 धाराएं हैं। राजभाषा नियम में ये दोस्तों बराबर है। राजभाषा अधिनियम में कुल राजभाषा नियम 1963 में कुल 9 धाराएं हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी में कुल 9 धाराएं हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी में कुल 9 धाराएं हैं। अगला दोस्तों राजभाषा नियम 1976 इसमें कुल 12 नियम हैं। राजभाषा नियम 1976 ईस्वी में राजभाषा नियम 1976 में कुल 12 नियम हैं। राजभाषा नियम 1976 में कुल 12 नियम हैं। अगला दोस्तों राजभाषा नियम 1976 के अधीन केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। राजभाषा नियम
राजभाषा नियम 1976 के अधीन केंद्रीय कार्यालयों के 3 वर्गों में विभाजित किया गया। राजभाषा नियम 1976 में दोस्तों केंद्रीय सरकार ने कार्यालयों को 3 वर्गों के क्षेत्रों में विभाजित किया, जो निम्न है। पहला क वर्ग, दूसरा ख वर्ग क्षेत्र, तीसरा ग वर्ग के क्षेत्र। जो दोस्तों राजभाषा नियम 1976 के अधीन केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में विभाजित किया था, उसमें 3 वर्ग हैं। पहले क वर्ग के क्षेत्र, पहला क वर्ग के क्षेत्र, दूसरा ख वर्ग के क्षेत्र और तीसरा ग वर्ग के क्षेत्र। पहला जो पत्र व्यवहार क वर्ग के क्षेत्र में जो हैं दोस्तों, वो पत्र व्यवहार हिंदी में किए जाएंगे। क वर्ग के क्षेत्र पत्र व्यवहार हिंदी में किए जाएंगे और ख वर्ग के क्षेत्र जो हैं दोस्तों, पत्र व्यवहार द्विभाषिक नीति का पालन होगा। मतलब जो क वर्ग जो क्षेत्र हैं दोस्तों, पत्र व्यवहार हिंदी में किया जाएगा और जो ख वर्ग क्षेत्र हैं दोस्तों, पत्र व्यवहार द्विभाषिक नीति का पालन होगा। अर्थात वहाँ की मातृभाषा तथा एक हिंदी में प्रयोग लाया जा सकता है, मतलब द्विभाषिक नीति का पालन होगा। और ग वर्ग क्षेत्र जो हैं दोस्तों, ग वर्ग के क्षेत्र में केवल अंग्रेजी का ही पत्र व्यवहार प्रयोग होगा, मतलब ये अंग्रेजी ही यहाँ प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों जो क वर्ग क्षेत्र है, पत्र व्यवहार हिंदी में किए जाएंगे। जो ख वर्ग के क्षेत्र हैं, पत्र व्यवहार द्विभाषिक नीति का पालन होगा तथा जो ग वर्ग के क्षेत्र हैं दोस्तों, वहाँ पर पत्र व्यवहार अंग्रेजी में किया जाएगा। तो दोस्तों आज क्लास इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़िए तथा अधिक से अधिक लोगों के बीच चैनल को सब्सक्राइब करने को अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करिए ताकि हमारे क्लास की अपडेट उनको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।